नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, जिसमें खरपतवारों के अलावा कीट रोगों के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है ताकि फसल से भरपूर उपज ली जा सके। तो आइए सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता के विषय विशेषज्ञ BL ओला। मैम, खेती के बारे में ये जानना चाहते हैं कि अब जो हमने रबी की जो खेती जो अब लगाई, जो सरसों है, जो पहला जो पानी है वो कितने दिन में देना है और खाद किस तरह से देनी है, खाद का भी कैसे से भी है, इसी के बारे में ये जानना चाहते हैं। मैं यहाँ जैसे अभी की जो हमारे प्रगतिशील किसान है बानसूर के, जिन्होंने अपनी रबी फसल के अंदर सरसों की अधिक उत्पादन लेने के लिए जो शुरुआती शस्य की रहे हैं, उनको कैसे प्रबंधन करें इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं किसान भाइयों को, जो सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अपने को शुरुआती जो शस्य की रहे हैं उनका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाई जब भी अपनी जो सरसों 20 से 25 दिन की हो जाए तब इसमें पहली निराई गुड़ाई करके अच्छा उत्पादन ले सकता है। इसमें आदमी हाथ के द्वारा जो मैनुअली जो इसको निकाल सकते हैं कस्सी के द्वारा। इससे क्या होता है कि इसमें एक तो समय पे जो निराई गुड़ाई हो जाती है तो इसमें क्या हवा का संचार होता है, वो जो पौधे की जड़ें जम जाती है और हवा का संचार होने से उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में फसल से भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। बुआई के 30 से 25 दिनों पर पहली निराई करें और दूसरी निराई 45 से 50 दिनों पर करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसी प्रकार जो किसान भाई अभी जो जिनकी सरसों लगभग 1 महीने की हो गई है, तो उसमें किसान भाई इसकी सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के अंदर अपने 2 तरीके हैं। एक तो जो खुला पानी देते हैं किसान भाई, तो उसमें तो जो खुला पानी देते हैं उसमें तो 2 पानी देते हैं। तो पहला जो सिंचाई है वो 30 से 40 दिन पर करते हैं और दूसरी 60 से 70 दिन या 80 दिन तक इसकी सिंचाई करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई जो फुहारे के द्वारा आजकल जो अपने लगभग 40 से 50% पानी की बचत होती है तो उसके द्वारा करते हैं और ये आसान भी रहता है किसान भाइयों के लिए। उसमें जो मजदूरी लागत कम आती है तो वो फुहारे से कर सकते हैं। इसके लिए लगभग अपने को 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है अच्छी ज़मीन होने पर, जिसमें नमी रोकने की क्षमता हो। जो पहला पानी है लगभग 35 दिन के आसपास देते हैं, यानी 30 से 40 दिन के बीच में 35 दिन के आसपास देते हैं। दूसरा पानी है जो 70 से 80 दिन या 75 दिन के आसपास दे सकते हैं। और जो तीसरा पानी है किसान भाई, उसमें 100 से 110 दिन या 105 दिन के आसपास दे करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार जब पहली सिंचाई करेंगे किसान भाई तो इसमें क्या है, इसमें जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी अति आवश्यक है। सरसों को भी जो इसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है और बोरोन का उपयोग करने से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो इसमें कुछ तो अपने जो देसी खाद डाल करके अपने बुआई से पहले डाल देते हैं और जो यूरिया, DAP या पोटास के द्वारा उन्होंने जो आधारी बुआई के टाइम डाल दिया। लेकिन जो अभी पहली सिंचाई देंगे इसमें भी किसान भाई लगभग 20 से 22 किलोग्राम यूरिया प्रति पक्का बीघा के हिसाब से डाल करके पहली सिंचाई के साथ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीट और उनकी पहचान। आरा मक्खी। इस कीट की सूंडियां काले सलेटी रंग की होती हैं, जो सरसों की खेती में पत्तियों को किनारों से अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से खाती है। तीव्र प्रकोप की दशा में पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। पेंटेड बग। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ चमकीले काले, नारंगी एवं लाल रंग के चकते युक्त होते हैं। शिशु एवं प्रौढ़ पत्तियों, शाखाओं, तनों, फूलों एवं फलियों का रस चूसते हैं, जिससे प्रभावित पत्तियां किनारों से सूखकर गिर जाती हैं। प्रभावित फलियों में दाने कम बनते हैं। माहू। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ पीलापन लिए हुए हरे रंग के होते हैं, जो पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नए फलियों के रस चूस कर कमजोर कर देते हैं। मधुस्राव करते हैं, जिस पर काली फफूंद उग जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण पर बाधा उत्पन्न होती है। रोकथाम के उपाय। माहू चित्रित बग और पत्ती सुरंगक कीट का आर्थिक स्तर से अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु डायमेथोएट 30% EC या मोनोक्रोटोफॉस
36% SL की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। एजाडिरेक्टिन नीम ऑयल 0.15% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके कीटों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और पहचान। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा। इस रोग से सरसों की खेती में पत्तियों और फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जो गोल छल्ले के रूप में पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तीव्र प्रकोप की दशा में धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिससे पूरी पत्ती झुलस जाती है। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु थीरम 75% WP की 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन कर बुआई करना चाहिए। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बे रोग के नियंत्रण हेतु मैकोजेब 75 WP की 2 किलोग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर लगभग 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार से किसान भाई सरसों की फसल का प्रबंधन करेंगे तो इससे अधिक पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा लाभ जरूर कमाएंगे। आज के समय में मुर्गियों में कई तरह के घातक रोगों की समस्या आती है, जिसमें एक है कॉक्सीडियोसिस। तो इस बीमारी को मुर्गी पालक कैसे पहचाने और अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीति अरोड़ा। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं मुर्गी पालकों से कि जो है कि यदि हम अच्छे से अपने मुर्गियों को रखेंगे और रोग से दूर रखेंगे तो हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अंडों का भी चूज़ों का भी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है कॉक्सीडियोसिस है, एक रोग जो मुर्गी पालकों को परेशान करता है। तो आज हम कॉक्सीडियोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉक्सीडियोसिस रोग है क्या? तो भाइयों, जो ये हमारा कॉक्सीडियोसिस है एक परजीवी रोग है जो कि मुर्गियों में स्पेशली होता है और उसी से जुड़ी प्रजातियों में होता है। तो उसमें हम जो है विशेष तौर पर ये कम उम्र, वैसे तो किसी भी उम्र की मुर्गियों में हो सकता है ये, लेकिन विशेष तौर पर जो 3 से 6 माह की मुर्गियों उसमें बहुत ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो वैसे तो ये बड़ी मुर्गियों में भी हो सकता है, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ हैं उनमें भी हो सकता है। तो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ हैं उसमें उसका अंडे का उत्पादन गिर जाता है। तो यदि हम सबसे पहले तो बात आती है कि ये रोग होता कैसे है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले कि ये परजीवी रोग है, साथ साथ ही ये जो है 2 जगह मुर्गियों में हो सकता है, आंत में और ये दूसरा है सीकल में, और इसके 9 प्रजातियां होती हैं जिससे ये होता है। अब हम बात करते हैं ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहले जो फैलने के कारक हैं, यदि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये होगा, क्योंकि जो इस परजीवी के जो फैलाने वाले जो ऊसिस्ट हैं वो मल के रास्ते से बाहर आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है साफ सफाई का। तो जो मल के रास्ते से जो आएंगे तो वो ऊसिस्ट कहीं भी हो सकती हैं, जहाँ उसने मल विसर्जन किया है वहाँ हो सकती है, जहाँ हमने बिछावन बिछा रखी है वहाँ हो सकती है। वो इन्फेक्शन बर्तन आदि में फैल सकता है। तो बर्तनों में खाने पीने का जो हमने पानी का जो हमारा है वाटर है, जो हमारा फीडर है, या हमारे जो बिछावन है वहाँ, यहाँ तक कि यदि हम ध्यान रखें कि जो हमारे यहाँ अटेंडेंट हैं वो या हम खुद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो हम उस रोग को फैला रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई समय पर अपनी मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिससे कभी कभी तो उनकी मुर्गियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए किस तरह से करें मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी की पहचान, आइए जानते हैं। अब बात आती है इसके लक्षण क्या हैं। तो जहाँ तक हम कॉक्सीडियोसिस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह से ये रोग होता है। 2 तरह से, तो सबसे पहला जो रोग है वो आंत में होता है, जिसको हम इंटेस्टाइनल, या दूसरा होता है सीकल कॉक्सीडियोसिस। इन दोनों में मुर्गी जो है वो सुस्त हो जाती है, आहार अपना बिल्कुल छोड़ देती है, और उसका जो मल शुरुआत में जो है वो खड़िया सफ़ेद जैसा होता है, और बाद में यदि इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है तो उसमें लाल रंग का हो जाता है, उसमें रक्त आने लगता है। तो पहले लक्षण ये है। दूसरी चीज, जो मुर्गी है वो गर्दन को अपनी धड़ से नीचे कर लेगी, चोंच को नीचे करके या तो झुका लेती है या अपने जो उसके पंख हैं उधर घुसा के बैठना का अनुभव करती है और पीछे की तरफ हो जाती है और एकदम सुस्त हो जाती है। कई बार जो अधिक रोग जब हो जाता है तो उसमें मृत्यु तो हो ही जाती है, जो कि मृत्यु दर काफ़ी है, कई जगह तो 40% भी देखी गई है छोटी मुर्गियों में।
और यदि मुर्गी अंडा देने वाली है तो उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। साथ साथ यदि रोग ज़्यादा हो गया है तो जो उसकी कलगी है वो और गले के और जितनी भी श्लेष्मा है वो हल्के रंग की पीली हो जाती है, जो कि एनीमिया के कारण होती है, वो बिल्कुल पीली पड़ने लगती हैं। और साथ साथ यदि ऐसा आपको दिख रहा है कि जो एक से दूसरे में एक साथ फैलता जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कॉक्सीडियोसिस हो रहा है। किसान भाइयों, आपकी मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस बीमारी ना आए और यदि ये बीमारी आ गई है तो आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। जहाँ तक बचाव की बात आती है तो ऐसे मुर्गियों को जिनमें हमें लग रहा है कि कॉक्सीडियोसिस हमारे यहाँ बार बार आ रहा है, सबसे पहले तो हम मुर्गी लाने से पहले उस पूरे जहाँ हमने उसको मुर्गियों को रखना है उसकी पूरी बिछावन बदल दें, साफ सफाई का ध्यान दें, उचित प्रकाश की व्यवस्था रखें, नमी युक्त बिल्कुल ना हो। और दूसरे जो बर्तन हमारे हैं जो जिसमें हम फीडरर है, वाटरर है, उसका बहुत ध्यान रखें साफ सफाई का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया फैलाने के सोर्स होते हैं। जहाँ तक उसके इलाज की बात है तो कई तरह की दवाएं उपलब्ध है। सबसे पहले तो हम जो मुर्गी है उसको उन मुर्गियों से अलग कर दें जहां ये फैल रहा है, या कई मुर्गियों को हो रहा है तो उनको थोड़ा अलग कर दें। तो एक उम्र की मुर्गियों को एक साथ रखें, जो बड़ी मुर्गियां हैं उनको अलग दूसरे स्थान पर रखें। साथ हम कई दवाइयां आती हैं, जैसे हम दो तरह के दे सकते हैं। एक तो हम दवा दें जो तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है उसमें, लेकिन यदि रक्त में आने लगा है तो बचाना उसका बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें कई तरह की दवाइयां हैं जैसे कि जो कि हम उसको आहार में दे सकते हैं और पानी में दे सकते हैं। तो यदि तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है उसको हमें ठीक करना है तो हम पानी में देते हैं। जैसे कि कॉक्सी के लिए एम्प्रोलियम दवा आती है, उस एम्प्रोलियम दवा को हम पानी में मिला के देते हैं और 5-7 दिन तक हम उसको देते हैं। साथ साथ ऐसी मोनेंसिन है उसको भी हम पानी में मिला के देते हैं। लेकिन यदि हम उसको पहले से बचा के रखें यदि ये ना हो तो इसके लिए हम खाने में हम आहार में पशु के हम उसको मिला के देते हैं, तो आहार में चलता रहता है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फाक्यूनोलिन की दवा है वो भी हम उसको दे सकते हैं, तो उससे भी वो ठीक हो जाता है। गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की मांग अधिक रहती है, इसलिए इसकी खेती भी बहुत से किसान करते हैं, लेकिन कुछ कीट फसल को अधिक नुकसान करते हैं। ऐसे में समय रहते इन कीटों की सही पहचान करके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना होगा। इस बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तमोघना साहा से। गोभी में जो है मूल जो मेन कीड़ा लगता है ठंडा के समय सबसे ज़्यादा जो हमारे इधर DBM का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बैक मॉथ। वो देखने में जो है उसका जो इमेच्योर अवस्था होता है जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं, पिल्लू जो है वो हरा कलर का होता है और वो क्या करता है ज़्यादातर बंदा गोभी में उसका आक्रमण ज़्यादा होता है, फूल गोभी में थोड़ा सा कम होता है। और इसका आक्रमण लगभग 25 से 50% तक डैमेज करता है। कभी कभी अगर हम लोग उसको सही तरह से अगर उसको मैनेजमेंट ना करें तो ये 70 से 80% तक भी इसका डैमेज हो सकता है। ये गोभी के जो ऊपर के जो पत्ते हैं, पत्ते को चाट करके एकदम पत्ते को साफ कर देता है। इससे जो है गोभी का जो कार्ड है ये कार्ड फॉर्मेशन में इसका जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। तो अब हम आते हैं इसको कैसे मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट के हम शुरू में डायमंड बैकमॉथ के बारे में बताए थे, DBM जिसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंट्रोल के लिए हमको शुरू में नीम आधारित कोई भी दवा उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। नीम का बहुत सारे और बीज है, जैसे निम्बिसिरिन है, नीमाजॉल है, एचूक है, ये सब भी जो है नीम बेस्ड दवा है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। हम अगर कोई प्लांट बेस्ड कोई अगर प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्ट बताते हैं, उसके लिए हम लोग जो है मिर्ची और जो है लहसुन का एक्सट्रैक्ट बना के उससे जो निष्कास निकलेगा उसको जो है 1 लीटर पानी में उसको लेके 5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना के उसके छिड़काव से भी हम लोग लाही को बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वो छोड़ के हम लोग ट्रैप का भी उपचार कर सकते हैं। ट्रैप मतलब योलो स्टिकी ट्रैप। ये ट्रैप जो है हम अपने से भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एक बार अगर चिपक गया तो वो फिर उस ट्रैप से नहीं निकल पाता, उसी से वो मर जाता है। इसके जो है फेरोमोन ट्रैप
जो है ट्रैप बाजार में उपलब्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोडोलियोर। ये ट्रैप प्रति हेक्टर में 12 ट्रैप हम लोग मॉनिटरिंग के लिए रखते हैं और एक से एक ट्रैप का दूरी जो है 200 मीटर के डिस्टेंस में हम लोग रखते हैं। इससे क्या होता है, जो पुरुष की जो हमारा कीड़ा है, बहुत हद तक हम जो है कीड़े का जो है कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। और एक दवा का हम नाम बताना चाहेंगे, जो है क्लोरानट्रेनिलीपोल, जिसको हम कोराजेन के नाम से आता है। कोराजेन नामक दवा जो है 1 ग्राम 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। किंतु ये दवा का तभी आप इस्तेमाल कीजिए जब आपके खेत में आक्रमण 20 से 25% तक डैमेज हो जाए, नहीं तो शुरू के टाइम में फ्लोरोपाइरिफॉस, प्रोफेनोफॉस नामक दवा से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बेलहरी, जिला दौसा के कृषक सुबोध सिंह ने। आप दीमक कीट के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो सुबोध सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक की रोकथाम। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गाजर की खुदाई और बाद के जरूरी कार्य। आम के बाग में मिलीबग कीट का नियंत्रण। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।